जी, तो कैसे हैं दोस्तों। आज हम मुस्लिम हिस्ट्री एंड सिविलाइजेशन के तीसरे पार्ट के साथ आगाज़ करते हैं। गुज़श्ता हिस्से के अंदर हमने फोकस किया था मगरिब में इस्लाम 1258 तक मंगोलों के हमले तक, जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट और उसके बाद डाउनफॉल का सफ़र हुआ। तो उसके बाद हमने ये पार्ट जो रखा है अलग से मगरिब में इस्लाम। पहला तो आप ये समझ लें इसे मगरिब क्यों कहा जाता है, शुमाली अफ्रीका और मुस्लिम स्पेन को, क्योंकि उमवियों और अब्बासियों के दौर में इसे एक सूबे के तौर पर अल मगरिब भी कहा जाता था। तो इसलिए मगरिब में इस्लाम हम इसे, और इसको मौरखीन और आम कारी ने पढ़ने के अंदर और पढ़ाने के अंदर एक खलासा महसूस होता है। हमने कोशिश की है मुख्तसरन उसे इस पार्ट के अंदर कवर करने की कोशिश करें, उसका अहाता करें। और दूसरा, इसी पार्ट के अंदर 2 से 3 मिनट का बहुत इम्पॉर्टेंट जो हिस्सा आप लाजमी देखिएगा, वो है मुसलमानों में इंटेलेक्चुअल डाउनफॉल के लिए जो फ़लसफ़े की जंग हुई, वो इमाम अबू हामिद गज़ाली और इमाम इब्न रुश्द इनके माबैन ये 2 स्कूल ऑफ थाट थे, जहाँ से आज तक मुसलमानों का जवाल चला आ रहा है फ़लसफ़े के अंदर और साइंस के अंदर नज़रियाती तौर पे। वो आप ज़रूर देखिएगा। तो हम आगाज़ करते हैं अपने इस हिस्से का, मगरिब में इस्लाम। तो इसके 3 मराकज़ हैं, जैसे हम पहले भी बयान कर चुके हैं। जब मुसलमानों ने शुमाली अफ्रीका पर कब्ज़ा किया तो उन्हें 3 बड़े शहर आबाद किए। मिस्र के अंदर अल-फुस्तात, जिसकी एक्सटेंशन आजकल मॉडर्न डे काहिरा है। उसके बाद ट्यूनिस, मौजूदा ट्यूनिस के अंदर कैरवान का शहर जो पुराने कारथेज के करीब था। तीसरा शुमाली मराकश के अंदर अल्फास, जिसे फैज़ भी कहा जाता है। उसके बाद 756 ईस्वी के अंदर अब्दुर्रहमान दाखिल, जो कि मफरूर उमवी शहज़ादा था, उसने एक अलग सल्तनत कायम किया और उसको एक इंडिपेंडेंट रियासत बनाया, मुस्लिम स्पेन को। तो वैसे तो 3 बड़ी रियासतें मगरिब के अंदर रहीं। जब एक गैप आया, अब्बासियों ने जब उमवियों से हुकूमत ली, तो शुमाली अफ्रीका के अंदर कुछ आज़ादाना रियासतें कायम हुई। सबसे पहले तो तोलूनी रियासत, जो 3-4 दहाइयों के अंदर मौजूदा मिस्र के अंदर रही। दूसरी बड़ी अहम रियासत जो थी वो बर्बरों की अगलबी रियासत थी, जो 800 ईस्वी के करीब बनी और 905 ईस्वी में उसका अख्ताम हुआ। और तीसरी जो अल अदरीसी सल्तनत थी वो मराकश के अंदर थी। तो इनको आकर ख़त्म किया फ़ातमी सल्तनत ने, फ़ातमी खिलाफत इसे कह लीजिए। इसका दौर बनता है 905 ईस्वी से लेकर 1171 ईस्वी तक। तकरीबन 250 बरस इस फ़ातमी खिलाफत ने देखे। और अपने अरूज के दिनों में तो इन्होंने शाम और मक्का और मदीना तक को फ़तह कर लिया था। ताहम बहुत जल्द फिर इनका डाउनफॉल, जिसमें सलीबी जंगों की भी एक किस्त आ जाती है, जिसने इन्हें कमज़ोर किया सियासी तौर पे। ताहम इनके दौर में इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट काफ़ी हुई, क्योंकि फ़ातमी जो थे कुरान की बातनी तशरीह पर यकीन रखते थे और इन्हें हम इस्माइली कह सकते हैं। तो इसका बैकग्राउंड जो है, पस मंज़र आपको बता दें के लिए मुख्तसर ये बताता चलूँ कि जो असना अशरी शिया हमारे जो असाब हैं, उनके यहाँ छठे इमाम जो है मूसा अल काज़िम, उनके बड़े भाई थे इमाम जाफ़र सादिक के बेटे। इमाम जाफ़र सादिक बहुत ही अहम शख्सियत है सुन्नी और शिया दोनों मकतबा फ़िक्र के अंदर, यहाँ तक कि उन्हें इमाम अबू हनीफ़ा का उस्ताद कहा जाता है। ताहम उनके बड़े बेटे इस्माइल उनकी ज़िंदगी में फ़ौत हो गए। तो उनके छोटे बेटे जो खिलाफत के मनसब पर फायज़ हुए, इमामत के मनसब पर फायज़ हुए, मूसा अल काज़िम थे। ताहम कुछ लोगों ने इख्तलाफ़ किया और बड़े बेटे इस्माइल के फ़र्जंद जो थे उन्हें ही अपना खलीफा माना और वो अलग हो गए, इसलिए इन्हें शश इमामी भी कहा जाता है, इस्माइली। तो 905 ईस्वी के अंदर अगलबी सल्तनत के ख़ात्मे के बाद कैरवान के अंदर फ़ातमी सल्तनत वजूद में आती है। अबू अब्दुल्ला, उनके एक दाई, ने शुमाली अफ्रीका के अंदर एक तहरीक चलाई और बहुत जल्द जो इस्माइली जो थे उनके इमाम अब्दुल्ला बिन मोहम्मद को बुलाया और वहाँ खिलाफत के मनसब पर बैठाया। तब बहुत जल्द ये दाई अपने ही खलीफा के हुक्म पर कत्ल भी हुआ, जैसा कि अमूमन सियासत की हकीकतों के पेश नज़र ऐसी मिसालें बहुत सारी मिलती हैं। ताहम फ़ातमियों का अरूज शुरू होता है जब वो मरकज़ बना देते हैं मिस्र को। जी हाँ, 969 ईस्वी 969 के अंदर ये काहिरा शहर आबाद करते हैं अल-फुस्तात के किनारे, और मरकज़ खिलाफत का वहाँ शिफ्ट हो जाता है। तो उनके ऊपर नीचे 2 खुलफा थे इनके दौर में। सबसे ज़्यादा तरक्की हुई, पहला तो अब्दुल मोइज़ था, जिसके दौर के अंदर काहिरा को मरकज़ बनाया गया। इसका दौर 953 ईस्वी से लेकर 975 ईस्वी तक का है। उसके बाद जो दूसरा फ़ातमी खलीफा है अल अज़ीज़, वो 975 से लेकर 996 ईस्वी तक। इस दौर में फ़ातमी खिलाफत बहुत फैल गई, लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी वजह उनके एक काबिल एडमिनिस्ट्रेटर, जिसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है, वो है याकूब इब्न कलस। जी हाँ, जैसे हमने पहले जिक्र किया तो हुनैन इब्न इसहाक का, और उसके बाद हमने एक बहुत काबिल एडमिनिस्ट्रेटर जो थे
निज़ामुल मुल्क, उनका जिक्र किया। इस तरह याकूब इब्न कलस जो नौ मुस्लिम था, ये यहूदी मज़हब तर्क करके इराक़ से माइग्रेट होकर आए काहिरा के अंदर, और बहुत जल्द ये वज़ीर आज़म सल्तनत के बन गए। बहुत काबिल एडमिनिस्ट्रेटर था ये शख्स। तो इसका दौर बनता है 991 ईस्वी से लेकर 969 ईस्वी तक। ताहम ये 15 से 20 साल जो इन्होंने गुजारे फ़ातिमी खिलाफत बतौर वज़ीर आज़म, ऐसी रिफॉर्म्स की कि ख़जाना भर चुका था। ताहम ये ख़ुद इल्म से बड़ा शग़फ़ था इन्हें, और इनकी लाइब्रेरी के अंदर हज़ारों कुतुब मौजूद थी, मगर ये इसके लिए कोई बड़ा काम करना चाहता था। इसके लिए इसने एक दीनी मराकज़ में से एक अहम मरकज़ कायम किया इस्लामी तारीख़ का। जी हाँ, हम बात करें जामिअतुल अज़हर, वो इसी याकूब इब्न कलस के ज़ाती चंदे से वजूद में आई थी। उसके बाद के दौर का जिक्र करें, 1094 के अंदर एक अलमुस्तनसर जो है, बहुत ज़्यादा अरसे तक इस फ़ातिमी खलीफा ने हुकूमत की। ताम हुकूमत बराए नाम उनके हाथ में थी, और ये मुख्तलिफ लोगों के हाथ में जा चुकी थी, और सलीबी जंगें शुरू हो चुकी थी। इसी दौरान जो शाम की हमने जिक्र किया था गुज़श्ता पार्ट के अंदर, कि जो जंगी सल्तनत थी, उन्होंने अपने कमांडर सलाहुद्दीन अयूबी को भेजा ताकि जाके फ़ातिमी खलीफा की मदद कर सके सलीबियों के ख़िलाफ़। ताहम आखिरी जो फ़ातिमी खलीफा है, उसकी मौत का इंतज़ार किया सलाहुद्दीन अयूबी ने, लेकिन वो अकीदे का सुन्नी था। उसने जब आखिरी फ़ातिमी खलीफा अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, तो उसने काहिरा की जामे मस्जिद में जाकर अपने सर पर इमामा रखा और जुम्मे का खुतबा अब्बासी खलीफा के नाम पर पढ़ा दिया, और बग़ैर खून बहाए फ़ातिमी से अब्बासी खलीफा का नाम खुतबों में राइज हो गया मिस्र के अंदर। तो इस तरह इसका अख्ताम हो जाता है फ़ातिमी सल्तनत का। अब हम इसके इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो बहुत ज़्यादा हुई, लेकिन इसका रिकॉर्ड बहुत कम मौजूद है, और हम भी बहुत ज़्यादा तफसील बयान नहीं कर सकते, और बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड दस्तयाब भी नहीं था। ताहम इंटेलेक्चुअल्स के अंदर अगर हम बात करें, जो सबसे मशहूर इंटेलेक्चुअल इनके दरबार से वाबस्ता रहा, वो था इब्न अल हैसम। जी हाँ, मशहूर साइंसदान इब्न अल हैसम। इसने तकरीबन आकर जो फ़ातिमी खलीफा को ज्वाइन किया, तो वो अपने दौर का बहुत बड़ा माहिर हैयत था और इंजीनियर भी था। उसने अस्वान डैम का नक्शा भी पेश किया, ताहम ये मंसूबा टेक्नोलॉजी की अदम मौजूदगी की वजह से मुकम्मल नहीं हो सका। और उसके बाद उसने एक किताब लिखी, किताबुल मनाज़िर, जिसके अंदर बसारत पे बहुत दिलचस्प काम हुआ। उसने पहली मरतबा ये बताया कि आँख से नहीं बल्कि चीज़ की हैयत बज़ाते ख़ुद आँख के अंदर दाखिल होती है, और उसका एक अक्स बनता है। पिन छेद, पिन होल कैमरे का भी एक फ़लसफ़ा उसने दिया, ताम उसके दौर में बहुत काम हुआ। उसके अलावा इब्न अल जरार का जिक्र मिलता है, उसने 30 के करीब कुतुब जो तिब पर लिखी। और उसके दौर में एक और अहम बात कि दारुल हिकमा कायम हुआ। जी हाँ, दारुल हिकमा कायम किया था एक फ़ातिमी खलीफा ने, जो कि बहुत मशहूर और मारूफ़ है। जी हाँ, और उसका नाम है अल हाकिम बि अमरुल्लाह, बहुत मशहूर था। इसका दौर 996 से लेकर 1021 ईस्वी के करीब बनता है। ये बहुत ही यंग था, नौजवान था जब खलीफा बना, ताहम इल्म पे बड़ी दस्तरस थी। ताहम उसने ख़ुद कहा जाता है खुदाई या नबूवत का दावा किया, और पुरअसरार हालात में उसकी मौत हो जाती। उसके मानने वाले दाइयों में एक का नाम था दरज़ई। दरज़ई ने अलग से ही उसका प्रचार शुरू कर दिया अल हाकिम का, और ये कहा कि ये खुदा न खास्ता ये खुदा ही था जो इंसान के रूप में ज़मीन पर आ गया। तो इस फ़िरके के मानने वाले लोग, इनकी कलील तादाद लबनान के अंदर मौजूद है, इसराइल और फ़लस्तीन, और उन्हें हम कहते हैं द्रूस। जी हाँ, द्रूस। तो ये भी फ़ातिमियों के एक खलीफा से ही निकला हुआ मज़हब है। तो उसके बाद दारुल हिकमा इसने कायम किया उसी तर्ज पे जैसे मामून ने कायम किया, और बहरहाल वक्त के गुज़रने के साथ ये इदारा ख़त्म हो गया, ताहम इसके दौरे में बहुत काम हुआ। अब उसके बाद हम अगला जो ज़िक्र करेंगे सिसिली का। जी हाँ, मुसलमानों ने 800 ईस्वी के करीब सिसिली पे मौजूदा जनूबी इटली पर कब्ज़ा किया। ताहम बहुत जल्द उन्होंने बराए नाम सी जो है बरतरी तस्लीम कर ली वहाँ मौजूद मुस्लिम ताइफ़ों ने फ़ातिमी खलीफा की। ताहम वो इंडिपेंडेंट ही रहे, लेकिन उसमें सबसे मशहूर जो है उन्होंने जो काम किया मुसलमान, पालेर्मो आज भी मौजूद है सिसिली के अंदर सेंटर। पालेर्मो में उन्होंने एक ऐसी बंदरगाह बनाई जो कि मरकज़ बन गई तिजारत का, और यूरोप का तीसरा बड़ा शहर कहते हैं पालेर्मो को मुसलमानों ने बनाया। इब्न अल हौकल ने 970 में वहाँ जब विज़िट किया तो वो कहता है 300 से ज़्यादा मसाजिद थीं वहाँ पर सकलिया यानी सिसिली के अंदर, और वहाँ पर मुसलमानों ने तिजारत को आज़ाद छोड़ा। अपने तजर्बात हिंदुस्तान, ईरान और अरब से लेकर वहाँ गया, और वहाँ तिजारत में और ज़राअत में बहुत तरक्की हुई। मुकामी लोग उनसे इश्तराक के हवाले से बेहद खुश थे। ताहम 1091 करीब नार्मन, जी हाँ, ये वही नार्मन है जो सलीबी जंगें लड़ी,
इन्होंने पापा रोम के ताउन से बहुत जल्द पालेर्मो छीन लिया और वक्ती तौर पर उन्हें पालेर्मो पर ही अपने आप को फोकस करना पड़ा। ताहम 30 बरस लगे उन्हें मुसलमानों को सिसिली से निकालते। लेकिन उसके अलावा जो मेडिट्रेनियन है उसमें कोर्सिका, सार्डिनिया, क्रेट और उसके बाद माल्टा 870 ईस्वी तक मुसलमान फ़तह कर चुके थे, यहाँ पर मुसलमानों का कब्ज़ा था। तो इसको भी अमूमन फ़ातिमी खिलाफत का हिस्सा ही गिना जाता है। तो उसके बाद हम जिक्र करेंगे मुस्लिम स्पेन का। मुस्लिम स्पेन, जी हाँ, 712 ईस्वी के करीब कैरवान के अंदर मूसा बिन नुज़ैर जो कि अब्बासियों का गवर्नर था, उसने अपने कमांडर तारिक बिन ज़ियाद जो कि शुमाली अफ्रीका एक सफ़ेद फार्म जिन्हें बर्बर कहा जाता था उस नस्ल से ताल्लुक़ रखता था। यहूदी वहाँ काफ़ी तंग थे और तजारत करते थे और कुछ नाराज़ उमरा ने मुसलमानों को दावत दी और उन्होंने वो दावत कबूल भी कर ली और रॉड्रिक जो वहाँ पर विसिगोथ एक बादशाह था उसको हरा कर उसे मुस्लिम सल्तनत का हिस्सा बनाया। ताहम 756 ईस्वी के अंदर अब्बासियों से फ़रार होकर अब्दुर्रहमान अद-दाखिल फ़र्स्ट जो है वो स्पेन के अंदर दाखिल होता है और 756 में वहाँ पर एक उम्मी खिलाफत कायम करता है, करतबा को मरकज़ बनाता है। तो वहाँ पर एक नया दौर शुरू हो जाता है। तो उसके बाद इस ख़ानदान की हुकूमत 756 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक रही। ये इंसानी तारीख़ का बहुत ही सुनहरी दौर था, क्योंकि एक बात याद रखिए, मुसलमान तकरीबन 20% के करीब थे आबादी के और यहूदी भी कमो बेश इतने थे। तो यहाँ पर एक लिबरल सा माहौल बन गया और दरसगाहों के अंदर मुसलमान, यहूदी और ईसाई तमाम मिलकर कारोबार भी कर सकते थे मईशत में और दरसगाहों के अंदर तालीम भी हासिल करते थे मिलके। तो उनके आपस में तजर्बात जो हुए, इंटरेक्शन जो हुआ, उससे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई और वहाँ बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल पैदा हुए और वो मरकज़ बन गया उस वक्त ज़राअत का, मईशत का और इल्म व अदब का मुस्लिम स्पेन। तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा खुलफा आए उनमें, लेकिन अब्दुर्रहमान दोयम जिसका दौर 822 से लेकर 853 ईस्वी तक का बनता है। लेकिन सबसे अहम, हम पॉलिटिकल हिस्ट्री का इन शॉर्ट आपको एक आइडिया दे रहे हैं, जो अब्दुर्रहमान थर्ड 912 से लेकर तकरीबन 960 ईस्वी ये इसका दौर बनता है। उस दौर में तकरीबन मरकज़ी स्पेन और जनूबी स्पेन मुस्लिम खिलाफत के अंडर थे। 929 ईस्वी में इसने अपने खलीफा होने का ऐलान कर दिया अब्बासी खलीफा के मुकाबले में, क्योंकि फातिमियों ने मक्का और मदीना पर कब्ज़ा कर लिया था। लेकिन ये दौर इंतहाई खुशहाल दौर था इंसानी तारीख़ का भी और मुस्लिम स्पेन का भी। कहा जाता है सिर्फ करतबा शहर के अंदर 13,000 जुलाहे थे, क्योंकि वहाँ पर टेक्सटाइल की बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी। और उसके अलावा दरसगाहें, आर्ट, म्यूज़िक, फ़लसफ़ा, इल्म फ़ल्कियात, तमाम दरगाह, पूरे यूरोप से लोग आया करते थे और बहुत बड़ा एक्सपोर्ट के लिए उसके नेटवर्क था। 1000 से ज़्यादा बहरी जहाज़ मौजूद थे जो कि तिजारत के लिए काम आते थे। उसके अलावा सिरामिक्स का जैसे फ़न है, सबसे ज़्यादा स्पेन मुस्लिम स्पेन से सिरामिक फ्रांस जाया करता था। तो वो एक खुशहाली का एक अजीम दौर था। ताहम इसके अंदर जैसे मैंने अब्दुर्रहमान थर्ड का जिक्र किया, अब्दुर्रहमान थर्ड का वज़ीर था यहूदी हसदाई इब्न शबरूत, जो कि पेशे के एतबार से वो भी तबीब था, तो बहुत काबिल एडमिनिस्ट्रेटर था। उसने ख़जाने को भरा। अब्दुर्रहमान अद-दाखिल ने तमाम मज़ाहिब के जो उलमा थे उन पर मुश्तमिल एक कमेटी कायम की और कहा सब मिलजुल कर रहें, और इस वजह से वहाँ एक खुशहाली और अमन का दौर भी आया। और उसने सरपरस्ती की, इल्म व अदब की, तिजारत को फ़रोग़ दिया। उसके बाद उसका जो बेटा हकम दोयम आया, उसकी चंद बरस हुकूमत रही। उसके कुतुब खाने के अंदर कहा जाता है कि 2 लाख से ज़ायद कुतुब मौजूद थी और करतबा मरकज़ बन चुका था उस वक्त इल्म और फ़न का। मगर उसका जो बेटा बहुत ही नौमौलूद कह लें या यंग था, वो तकरीबन हशाम दोयम के नाम से हुक्मरान बनता है और उसका वज़ीर अल-मंजूर उसके हाथ में इक़्तिदार रहता है। 1009 के अंदर इस खलीफा का इंतकाल हो जाता है, तो अल-मंजूर एक नया शहर मदीना तो ज़हरा, जो आज भी बहुत ज़बरदस्त शहर, लोग उसे विज़िट करते हैं, वो उसने बसाया और किसी हद तक मुस्लिम स्पेन के सियासी ज़वाल को रोका भी अल-मंजूर ने। ताहम 1027 के बाद यहाँ पर ताइफ़े बन गए, छोटे छोटे ग्रोह बन गए और मरकज़ी खिलाफत ख़त्म होगी और यूँ समझे कि मुस्लिम स्पेन का सियासी और समाजी ज़वाल यहाँ से शुरू हो गया। तो इस तरह होता है कि खिलाफत जब मुस्लिम स्पेन से ख़त्म होती है तो ताइफ़े बन जाते हैं। तो ये छोटी छोटी रियासतें बहुत सारी बन गई। ताहम इनमें जो मशहूर और मारूफ़ तरीन थी वो अशबिलिया की आबादी सल्तनत थी। आबादी सल्तनत को तकरीबन 1023 के अंदर कायम किया गया अबू अल कासिम ने। उसके बाद उसके बेटे मोतज़िद और अल-मोतमिद का जिक्र मिलता है। अल-मोतमिद के नाम से तो बहुत सारे लोग वाकिफ़ होंगे क्योंकि वो बहुत अच्छा शायर भी था। ताहम उस दौर के अंदर जब शुमाली स्पेन जो कि ईसाई था, उसने
ईसाइयत के जोश के अंदर मुसलमान ताइफ़ों पर हमला किया तो ये उसका मुकाबला ना कर पाए। इस दौरान जो शुमाली अफ्रीका में जो मराकश का इलाका था, वहाँ पर एक ख़ानदान जो कि मज़हब अक़ीदत की बुनियाद पर उसने हुकूमतों का तख्ता उल्टा शुमाली मराकश के अंदर हुकूमत कायम की, तो उस फैमिली का हम जिक्र करेंगे, वो है अलमोरावी। 1056 से लेकर 1147 तक इनका मराकश के अंदर जो है दौर गुज़रता है। जब इनको बुलाया अल-मोतमिद ने अपनी मदद के लिए, तो बहुत मशहूर इनका हुक्मरान जिसका नाम आपने सुना था, जी हाँ, यूसुफ बिन ताशफीन। तो यूसुफ बिन ताशफीन 1085 के अंदर अल्फांसो जिसकी क़यादत में ईसाई अफवाज ने हमला कर रखा था मुस्लिम इलाकों पर, उनका मुकाबला करता है, उन्हें हरा देता है। और जब वापस जाता है तो माल गनीमत के बग़ैर जाकर सबको हैरान कर देता है, क्योंकि बुनियादी तौर पर वो बहुत ही पाकबाज और मजहबी तहरीक के तहत ये ख़ानदान हुक्मरान बना था। ताम 1091 में अल-मोतमिद वो ये महसूस करता है नहीं, हमें इनसे भी आज़ादी चाहिए, तो दोबारा अल्फांसो से इत्तेहाद करता है। लेकिन 1091 ईस्वी के अंदर जब यूसुफ वापस आता है तो तमाम ताइफ़ों को वो ख़त्म कर देता है, अल-मोतमिद को अपना कैदी बना देता है। ताहम इसके बाद एक मजहबी हुकूमत कायम होती है, तो यहूदियों को तमाम ओहदों से फ़ारिग कर दिया जाता है और मरकज़ियत क्योंकि मुस्लिम स्पेन के अंदर रहती नहीं है, उसे मराकश से रूल करना शुरू कर दिया जाता है। समाजी तौर पर और इल्मी तौर पर एक ज़वाल शुरू हो जाता है कि यहूदी बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे और मुसलमानों की आमद से पहले ही उन्होंने मुस्लिम स्पेन जो था उसको तजारत का एक मरकज़ बनाया हुआ था। तो अलमोरावी ख़ानदान का तख्ता भी एक और मजहबी तहरीक ने उल्टा, अलमुहादून ने फिर कब्ज़ा किया जनूबी मुस्लिम स्पेन के अंदर भी और मराकश के अंदर भी। अलमुहादीन जो है उनका दौर गुज़रता है 1130 से लेकर 1269 तक। ताम उनका एक खलीफा अबू याकूब जो है उसका दौर है 1163 से लेकर 1184 ईस्वी तक। उसके दौर में खुशहाली का दौर मुस्लिम स्पेन और मराकश ने देखा। उसका बेटा उसके बाद हुक्मरान बना अबू यूसुफ, ताहम उसको भी स्पेन के अंदर शिकस्त होनी शुरू हुई और आखिर में 13वीं सदी के शुरू में आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों के हाथों से तमाम शहर जाते रहे और करतबा जो था 1236 के अंदर मुसलमानों के हाथ से चला गया, वलेंशिया 1238 में, और उसके बाद अशबीलिया जो सबसे मशहूर मरकज़ था, जैसे मैंने बताया आबादी सल्तनत का, 1248 में वो भी बड़ी बेदर्दी से चला जाता है ईसाइयों के हाथ और यहूदियों का कत्लेआम होता है। अशबीलिया के अंदर मुसलमान बच जाते हैं क्योंकि गरनाता के अंदर नासरी ख़ानदान अभी तक मौजूद होता है, वो अपनी एक सल्तनत वहाँ कायम कर लेते हैं स्पेन के अंदर ही। वो इत्तेहादी होते हैं अशबीलिया की मुस्लिम रियासत पर हमले के दौरान ईसाइयों के, उसकी एक मजबूरी। ताहम मार खाए हुए यहूदी और मुसलमान जो हैं ये जाकर गरनाता में पनाह लेते हैं और उसे एक मरकज़ बनाते हैं। और गरनाता जो है ये मुज़ाहमत करता है तकरीबन 250 बरस के करीब, और 1492 में जाकर ही गरनाता को वो फ़तह कर पाते हैं नासरी ख़ानदान की हुकूमत ख़त्म करके। तो वह मुज़ाहमत का एक इस्तारा है गरनाता के अंदर बहुत फिर डेवलपमेंट हुई 1250 के बाद। ख़ास तौर पे जो लोग शौकीन हैं, आर्ट से दिलचस्पी रखते हैं, तो अलहमरा, जी हाँ, अलहमरा जो है यही नासरी ख़ानदान के पहले हुक्मरान ने इसको शुरू किया। ये एक शाहकार है, ज्योमेट्री की अशकाल के ऊपर तामीर की गई एक रियासत थी, तो एक इमारत थी जो कि शाही इमारत जो आज भी देखने से ताल्लुक़ रखती है। तो इस तरह मुस्लिम स्पेन का एक खूबसूरत दौर ख़त्म होता है, यहाँ तक कि 1492 में जब वो अब्दुल्ला जो नासरी ख़ानदान का आखिरी हुक्मरान था उसको निकाला जाए, वो एक मुआहदा करता है। उस मुआहदे के अंदर ये लिखा है कि मुसलमान और यहूदियों को अपनी इबादत करने की आज़ादी होगी। ताहम ईसाई इस वादे से फिर जाते हैं। आमतौर पर बहुत नेगेटिव कैरेक्टर अबू अब्दुल्ला का पेश किया जाता है, ताहम उसके दौर में मुस्लिम स्पेन एक नुक्ते के बराबर ही रह गया था ईसाई स्पेन के अंदर एक जजीरे की तरह। ताहम उसने डिप्लोमेसी से वक्ती तौर पर मुसलमानों को और यहूदियों को जो कि वफ़ादार थे गरनाता की रियासत के, उनको बचाने की कोशिश की। 1509 के करीब मुसलमानों को मुकम्मल तौर पर मुस्लिम स्पेन से निकाल दिया गया। उन्होंने कुछ बगावतें भी की। मोर उन्हें कहा जाता है क्योंकि मोर बुनियादी तौर पर इस ज़बान का मतलब उनकी इस ज़बान के अंदर मोर कहा जाता था काली या भूरी रंगत वाले लोगों को, क्योंकि जो शुमाली अफ्रीका से आए थे उनकी रंगत कदरे सांवली थी, तो उसे मोरिश तहज़ीब भी कहा जाता है। ताहम बड़ी बेदर्दी से इनको स्पेन से निकाल दिया जाता है या कह दिया जाता है कि आप अपने मज़ाहिब तब्दील करें। तो सेफारडी ज्यूज़ जो हैं ये बहुत बड़ा यहूदियों का मरकज़ था स्पेन। तो आज भी उनके जो हैं
लोग उनकी जो नस्ल चली उन्हें अक्सरियत ने ईसाइयत कबूल कर ली थी, बहुत सारे मुसलमानों ने भी कबूल की, तमाम ज़्यादातर जिला वतन होकर शुमाली अफ्रीका और तुर्की के अंदर मौजूदा जो तुर्की है उस्मानी सल्तनत के करीब उन्होंने पनाह ली। अब हम बात करेंगे मुस्लिम स्पेन की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, उसका मुख्तसरन जिक्र करेंगे। उस हवाले से जो सबसे बड़ा हमारे पास जो साइंटिस्ट है इब्ने हज़म जो है, इसने जो है इसका दौर 994 से लेकर तकरीबन 1067 ईस्वी के करीब बनता है। इसने एक किताब लिखी जिसको उर्दू में नाम बनता है मज़हब और फ़िरके। ये इल्मुल अदयान पर लिखी गई एक किताब थी, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन। जी हाँ, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन में तमाम मज़ाहिब का तकाबली जायज़ा लिया जाता है, उनके सहाइफ़ का। अगर आपको डॉक्टर ज़ाकिर नायगी, अहमद दीदाद या इस तरह के लोगों के काम देखने में दिलचस्पी है तो वो इल्मुल अदयान, अब तो उसमें बाकायदा मास्टर डिग्रीज़ भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ देती हैं। तो इसका बानी भी इब्ने हज़म को कहा जा सकता है। इसने पहली बार एक बड़े मुदल्लल तहरीर छोड़ी इब्ने हज़म ने, और उसके बाद इब्राहीम अल-ज़रकली 971 से लेके तकरीबन 1029 तक का उसका दौर मिलता है। इसकी कोई तहरीर तो बाकी नहीं, लेकिन इसकी गवाही किसने दी है? कोपरनिकस। जी हाँ, मॉडर्न यूरोप का सबसे बड़ा माहिर फ़ल्कियात कोपरनिकस ने जिक्र किया है कि उस बहुत सारे जदीद आलात जो फ़ल्कियात की अल-ज़रकली के बनाए हुए हैं। उसके अलावा अबू कासिम अल-ज़हरावी, इसका दौर 936 ईस्वी लेकर 1013 ईस्वी का बनता है। ये अबू हनीफा दिनावरी की तरह बहुत बड़ा बॉटनिस्ट था, माहिर नबातात था। उसकी किताब लिखी अल-तसरीफ़ जो कि शोहरा आफाक किताब है उसकी, और इल्मुल अद्वियात के ऊपर, बॉटनी के ऊपर बहुत ज़बरदस्त काम किया उसने। उसके बाद अब्दुल्ला अल अदरीसी जो है 1100 के करीब सियूता जो कि मराकश के शहर, वहाँ पैदा हुआ। ताहम इसने जो तालीम हासिल की वो करतबा से हासिल की, और तब तक कब्ज़ा हो चुका था सिसिली पर नार्मनों का। तो रॉजर दोयम ने इसको बुलाया और इसने उसके लिए अपने दौर के बेहतरीन नक्शे तैयार किए और किताब लिखी, और उसी के नाम पे उसने नाम रखा किताब रॉजरी। जी हाँ, और उसके बाद अगला नाम जो है वो ज़ियाउद्दीन इब्ने बेतार का आ जाता है। इसका दौर भी 1197 से लेकर 1248 तक है। ये भी बहुत बड़ा दवासाज और माहिर नबातात था। उसके बाद इब्ने ज़हर का जिक्र आता है। ये बहुत बड़ा नाम है मेडिसन के अंदर, ख़ास तौर पे उसकी जो किताब है किताबत तासीर, वो उसने लिखी 1091 ईस्वी के करीब, और ये उसने लिखी अपने दोस्त इमाम बिन रुश्द के कहने पे, जिस पे बहुत कीमती मवाद मेडिकल जो है उसके हवाले से, इवन रसौलियों और तप दिक के इलाज के हवाले से भी डिस्कशन की गई। उसके अलावा जिसका जिक्र करना, ये इब्ने फरनास, बहुत सारे लोगों ने नाम सुना होगा। ये करतबा एक शख्स है जिसने पहली मरतबा एक फ़्लाइंग मशीन बनाई। जी हाँ, इसने तजुर्बा किया था हवाई जहाज़ की तरह की एक पर लगाकर, और किसी हद तक ये कामयाब हुआ। ताहम इसी ही एक तजर्बे के दौरान वो ज़ख्मी हुआ, उसकी हड्डियाँ टूट गईं और वो फौत हो गया, तो इंतकाल कर। इस तरह मुस्लिम स्पेन जो है, इसने जितना भी उलूम जो थे इसके अंदर बहुत तरक्की की। तो यहाँ पर अलमुहादून का दौर उस वक्त चल रहा था, तो ज़वाल पज़ीर तो मुसलमान हो चुके, ताहम जो बहुत ज़्यादा उलूम जो थे उनको छोड़ा मुसलमानों ने स्पेन के अंदर, और वो मगरबी यूरोप के बहुत काम आए, क्योंकि बहुत सारे ज्यूज़ जो थे उन्होंने हॉलैंड के अंदर पनाह ली और ये बहुत सारा काम वो वहाँ लेकर गए। तो जदीद मुएशियत और उलूम उनके बारे में मगरबी यूरोप को एक नया तसव्वुर मिला। अब हम जिसका वाक़े का जिक्र किया था शुरू में हमने, कि मुसलमानों में मशरिक़ में जब ज़वाल आया तो एक बहुत अहम शख्सियत पैदा हुई, इमाम अबू हामिद अल गज़ाली। उनका दौर 1058 ईस्वी से लेकर 1111 ईस्वी तक का बनता है। वो निज़ामुल मुल्क के कायम किए मदरसा निज़ामिया के प्रिंसिपल भी थे। बीमारी की हालत में वो चले गए बिल्कुल गोशा नशीनी में। ताहम उसके बाद जब रिकवर किया, उन्होंने कहा कि अब मैं एक सूफ़ी भी हूँ। उस वक्त सूफिया और उलमा की आपस में नहीं बनती थी, लेकिन आलिम के साथ उन्होंने अपने एक सूफ़ी होने का भी जिक्र किया। ताहम उन्होंने जो दूसरी अहम बात की, उन्होंने कहा कि मुसलमानों में क्योंकि ज़वाल का दौर शुरू हो चुका था, तो उनकी जो दो कुतब थी वो मुसलमानों के ज़वाल में कहा जाता है कि अहम किरदार अदा किया उन्होंने। मगर मैं ये समझता हूँ कि उन किताबों से ज़्यादा वक्त की अहमियत होती, कौन सा शख्स क्या काम किस वक्त पर करता है, क्योंकि मुसलमान ज़वाल पज़ीर हो गए और अचानक ही मंगोलों के हमले से। तो इमाम अबू हामिद अल गज़ाली का जो रवैया था, मजहबी रवैया, उसको लोगों ने समझा शायद मज़हब से दूरी ज़वाल की एक वजह थी। तो हम मुख्तसर ज़िक्र करते हैं उनकी किताब तहाफ़ातुल फ़लासफ़ा के फ़लसफ़े की तबाही। उसके ज़रिए उन्होंने साबित किया कि यूनानी फ़लसफ़ा जो है ये अकल की बात करे, अकल जो है कन्फ्यूजन पैदा करती है, दिमाग के अंदर एक फतूर पैदा करती है, अकली और अखलाकी बिगाड़। लिहाजा खुदा तक पहुँचने के लिए तो इसे बतौर ज़रिया नहीं इस्तेमाल किया जाता,
ये तो बज़ाते ख़ुद एक बिगाड़ पैदा करती है। लिहाजा जो अक़ली उलूम है उनकी ज़रूरत नहीं है, और उनसे पहले जो गुज़रे हैं लोग जिन्होंने यूनानी फ़लसफ़े से इस्तिफ़ादा किया वो बिद्दती हो चुके हैं और यहाँ तो गैर मुस्लिम करार दिया। ताहम ये सोच बहुत जल्द सरायत कर गई। और दूसरा उन्होंने किताब लिखा एहयाए उलूम फ़िद्दीन। एहया का मतलब जारी करना, उलूम फ़िद्दीन दीन के लिए। उनका जो सिलेबस है उसके लिए मजहबी उलूम ही काफ़ी हैं और उसके लिए इन अक़ली उलूम की ज़रूरत ही नहीं है। उसके लिए उन्होंने बड़ा लिखा। ताहम जो जोग्राफ़ी है उसने और इल्म रियाज़ी ने किसी हद तक इस मॉडर्न सिलेबस में जगह पाई। ताहम यहाँ से मुसलमानों का अखलाकी ज़वाल मशरिक़ के अंदर शुरू हो चुका था, लेकिन इसका एक रद्द-ए-अमल ज़रूर आया कि वो मशरिक़ में तो अचानक ज़वाल आ गया मंगोलों के हमले के बाद और सलीबियों के हमले के बाद। ये जवाब आया मुस्लिम स्पेन से, और ये जवाब भी एक मजहबी शख्सियत करतबे के एक नौजवान काजी। जी हाँ, जैसे कि हमने अभी जिक्र किया था, अल-मुहादून के जो खलीफा अबू यूसुफ़ ने इब्न तुफ़ैल, बहुत बड़ा फ़िलासफ़र उसके दरबार से वाबस्ता था। इब्न तुफ़ैल 1107 से लेकर 1185 तक का उसका दौर है। उसने कहा कि कोई किताब लिखो मेरे नाम से जो शोहरे आफाक हो। तो उसने इब्न तुफ़ैल ने कहा मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अलबत्ता मेरे ज़हन में एक शख्स है, अगर हम उसे बुला लें, करतबे का काजी है, फ़िक़्ह मालिकी का। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इब्न रुश्द, जिसको यूरोप एवरोज़ के नाम से जानते। कहते हैं कि फ़लसफ़े के माथे का झूमर रॉजर बेकन ने कहा था, मगरबी मुफक्कर ने, कि फ़लसफ़े की आँख का झूमर जो है वो इब्न सीना है, तो उसकी आँखें इब्न रुश्द। जी हाँ, इब्न रुश्द को बुलाया गया तो उन्होंने जितना भी अरस्तू का काम था ना सिर्फ उसे जमा किया बल्कि उसकी शरह भी लिखी, और फिर मगरबी यूरोप में यूनानी फ़लसफ़ा तकरीबन वही पढ़ाया गया जिसको इब्न रुश्द ने रिकमेंड किया। ताहम उन्होंने एक रद्द-ए-अमल भी इमाम गज़ाली का दिया। इब्न रुश्द ने, इनका दौर बनता है 1125 ईस्वी से लेकर 1198 ईस्वी तक का। इन्होंने जो किताब लिखी उसका नाम था तहाफ़तुल तहाफ़ा। तहाफ़तुल फ़लासफ़ा मतलब ये है फ़लसफ़े की तबाही, जो इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी। लेकिन जो इब्न रुश्द जो हैं, इमाम इब्न रुश्द रहमतुल्लाह अलैह ने जो किताब लिखी वो तहाफ़तुल तहाफ़ा, तबाही की तबाही। वो कहते हैं कि इमाम गज़ाली से गलती हुई, फ़लसफ़ा या अक़ली उलूम खुदा के ख़िलाफ़ नहीं। उन्होंने वही बात रिपीट की जो इब्न सीना अल-किंदी ने की थी कि इल्लतों का मुतालिया किया जाए तो हम खुदा की ज़ात तक पहुँच जाएंगे। इल्लत और मालूल का उन्होंने तसव्वुर दिया, और उसकी मिसाल ऐसे ली जाती है कि जैसे मजहबी लोगों ने कहा कि रुई जलने का अमल ऐसा है कि एक फ़रिश्ता आएगा, वो दिया सलाई को कहेगा वो आग पकड़े, उसके बाद रुई आग पकड़ेगी और फ़रिश्ते के कहने से और राख में तब्दील हो जाएगी। लेकिन इब्न रुश्द और उनके हामियों का ख्याल था कि नहीं, ऐसा नहीं है। खुदा ने जब रुई पैदा की तो उसकी इल्लत में जलना, और आग जब पैदा की उसकी इल्लत में जलाना लिखा था। लिहाजा हमें इल्लतों को स्टडी करना चाहिए, और ये फ़रिश्तों के कॉन्सेप्ट को वो नहीं मानते थे। ताहम इसमें आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ये हम आप तक छोड़ते हैं क्योंकि मेरा काम ये बताना नहीं आप क्या सोचें। मेरा काम सिर्फ आपको इस बात पर किसी हद तक कन्विंस करना है कि आप सोचें। तो ये दो जो हैं मकतबा फ़िक्र मुखालिफ, लेकिन मुसलमानों ने कबूल किया इमाम अबू हामिद अल गज़ाली के स्कूल को उस दौर में। तो इब्न रुश्द के साथ क्या हुआ, इब्न रुश्द के ऊपर फतवा जारी हुआ उनके दौर में। तो यहाँ तक कि खलीफा की हमायत भी अबू यूसुफ़ की उन्हें बचा नहीं सकी। उन्हें सज़ा ये दी गई, वो कत्ल के फतवे से तो बच गए, कि जामे मस्जिद जो करतबा की थी उनके सर से इमामा उतार के उन्हें उसके सतून से बांध दिया गया, और सज़ा ये दी गई हर जाता हुआ नमाजी उन पर थूक कर गुजरेगा। और उसके बाद इब्न रुश्द को जिला वतन कर दिया गया यहूदियों की बस्ती लुसीनिया में, जहाँ उनसे बहुत सारे दूसरे इलाकों से गैर मुस्लिम भी इल्म हासिल करने आते रहे। ताहम बाद में जाके इब्न रुश्द को माफ़ी मिली 1198 में, और उनको दरबार में मराकेश में बुला लिया करतबा से। ताहम बहुत देर हो चुकी थी, उनकी मौत होगी इसी बरस। तो यहाँ पर मुसलमान फ़लसफ़े का जो ज़वाल शुरू हुआ वो बहुत देर तक चला, और यहाँ तक कि 1905 में शेख मोहम्मद अब्दे, और हम पढ़ेंगे लास्ट पार्ट जो होगा मुस्लिम हिस्ट्री एंड सिविलाइजेशन, उसके अंदर तब कहीं जाकर मुसलमानों ने दोबारा से कहा कि इब्न रुश्द को भी पढ़ा जाए, और इन दूसरे उलमा को दोबारा से एक रुझान आया इसके बाद। जी, तो इस तरह ये हुआ कि मुसलमानों की जो गोल्डन एज है उसका एक ख़ात्मा हो गया, इल्मी तरक्की का आप कह लें, इब्न रुश्द की मौत के बाद। उसके बाद मुसलमानों में कोई बड़ा इंटेलेक्चुअल पैदा हुआ तो वो 14वीं सदी में जाकर इब्न खुल्दून। तो हमने अब आखिर के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसका एनालिसिस करना है
कि मुसलमानों के अरूज की वजूहात क्या थी, ताकि हम ज़वाल के दौर से भी वाकिफ़ हो सकें। तो जैसे कि मैंने कहा कि मुस्लिम स्पेन के अंदर भी एक बहुत अच्छा रवादारी का एक निज़ाम था, जिसका आखिरकार ख़ात्मा हो गया, सियासी तौर पर मुसलमान तकसीम हुए। यही हाल फ़ातिमी खिलाफत का भी हुआ, अगरचे सलाहुद्दीन अयूबी की आमद से कबल ही वो ख़त्म हो चुकी थी। आपस की लड़ाइयों में अपनी बहुत सारी एनर्जी वो ज़ाया कर चुके थे। जैसे मैंने ज़िक्र किया था, मुस्तनसर आखिरी खलीफा था फ़ातिमी, जिसने काफ़ी अरसे तक हुकूमत की, मगर हुकूमत उसके हाथ में नहीं, बल्कि वो महज एक कठपुतली ही रहा ज़्यादातर अरसे। उसके बाद क्या हुआ कि उसके दो बेटों के अंदर एक जंग का माहौल बन गया। जो बड़ा बेटा नज़ार था वो दावेदार था खिलाफत का, लेकिन छोटे बेटे मुस्ताइली को, जो उमरा थे, उन्होंने साजबाज करके जैसे भी था इक़्तिदार पर कब्ज़ा करा दिया और निज़ार जो था वो कत्ल हुआ। ताहम निज़ार को एक बहुत अच्छा दाई मुयस्सर आ गया ईरान के अंदर, जी हाँ, हसन बिन सबा। तो वहाँ पर उसने उसका काम जारी रखा और बाद में मुस्ताइली जो है, उसके मानने वाले मुस्ताइली कहलाते हैं, नज़ार के मानने वाले नज़ारी कहलाते हैं। इस तरीके से इंटरनल कन्फ्लिक्ट की वजह से फ़ातिमी खिलाफत भी कमज़ोर हुई। आजकल हम देखते हैं खानी फ़िरका जो है, बुनियादी तौर पे इस्माइलियों का वो नज़ारी ही हैं, क्योंकि दाऊदी बोहरा बरादरी जो है बुनियादी तौर पे मुस्ताइली शाख से ताल्लुक़ रखते हैं। तो अब हम इसका एनालिसिस करते हैं कि ज़वाल के बाद मुसलमानों के जो हालात हुए उसकी वजूहात क्या थी, और जो अरूज की वजूहात वो क्या थी, उसके अंदर हमें ज़वाल का भी मालूम हो जाएगा। तो मंगोल कहर बनकर मुसलमानों पर नाजिल हुए जो चंगेज़ ख़ान था, 1227 से लेकर 1262 तक का दौर है उसका, उसके पोते हलाकू ने, जैसे मैंने कहा, कि बगदाद को तबाह बर्बाद कर दिया। तो मुसलमानों के पास एक ही मरकज़ बचा था, मिस्र, जहाँ पर उस वक्त ममलूकों की हुकूमत थी, जिन्होंने वक्ती तौर पर बंद बांधा मंगोलों के आगे। मगर एक सदी के बाद मंगोलों ने इस्लाम कबूल कर लिया, और फिर वो कोई इल्मी या दानिश्वरी के अंदर तो उनका कोई किरदार था नहीं। तो उनके तबाह हाल होने के बाद 3 बड़ी मुस्लिम रियासतें जो हैं वो वजूद में आई। एक उस्मानी सल्तनत, एक ईरान की सफ़वी सल्तनत, और दूसरी हिंदुस्तान की मुग़ल सल्तनत। इसको हम अगले पार्ट के अंदर इसका एनालिसिस करेंगे। अभी हम मुसलमानों का जो 1258 तक 750 ईस्वी तक के से लेकर जो दौर गुजरा है, उसकी वजूहात, पहली है रवादारी। 4 एलिमेंट हैं उसको अगर हम एनालिसिस करें। एक रवादारी, और दूसरा उसका है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम, तीसरा उसका है आज़ाद मुईशियत, और चौथा आज़ाद इल्मी माहौल। अब इसके शॉर्ट एनालिसिस करते हैं। रवादारी से क्या हुआ, जब इंटरेक्शन हुआ दूसरी कौमों के साथ, एक स्पेस क्रिएट करके दी हुक्मरानों ने, तो उन्होंने इस्लाम कबूल किया और वो भी तहज़ीब का हिस्सा बन गए। और इस रवादारी की जो मैंने अभी मिसाल दी है, अगर हम गुज़श्ता हिस्से को भी उसमें शामिल करें, तो आपने हुनैन इब्न इसहाक, जो कि नस्तूरी ईसाई था, लेकिन वो दारुल हिकमा की बुनियाद बना। और इस तरीके से हिस्दाई इब्न शबरूद जो था, अब्दुर्रहमान अद-दाखिल स्वयं थर्ड, जिसका सुनहरी दौर स्पेन के अंदर गुजरा, वो बड़ा काबिल एडमिनिस्ट्रेटर था, उसको भी उसने जगह दी। याकूब इब्न कलस, जो कि बहुत ही काबिल एडमिनिस्ट्रेटर था, जो कि नौ मुस्लिम था, यहूदियत तर्क करने वाला शख्स, लेकिन उसको सिस्टम के अंदर जगह दी गई और उसने बड़ी बेहतरी की। तो इस तरीके से जो हमें ये जो मिसालें मिलती हैं, या बराम का ख़ानदान था जो कि पर्शियन से, लेकिन उन्होंने आकर एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत अच्छे तरीके से चलाया, और इल्म फ़नून की भी उन्होंने बहुत ज़्यादा यूँ समझें कि तरवीज में अहम किरदार अदा किया। तो रवादारी ना सिर्फ़ बहुत सारे नए ख़यालात को अपने अंदर जज़ब करने का मौका देती है, बल्कि जो काबिल लोग हैं वो भी आकर सिस्टम के अंदर जगह पाते हैं। आज मगरबी यूरोप की तरक्की का बहुत बड़ा राज ये है, जिसे हम ब्रेन ड्रेन कहते हैं। अच्छा, अब हम दूसरे पॉइंट की तरफ आ जाते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। एक अच्छी ब्यूरोक्रेसी और अच्छे निज़ाम के बग़ैर कोई भी तहज़ीब, कोई भी मुल्क नहीं चल सकता। तो मुसलमानों ने आकर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत ज़्यादा बेहतर बनाया। अपने से कबल मौजूद जो हुकूमतें थीं, जो तहज़ीबें थीं, उनको अपने अंदर जज़ब किया। उसकी बड़ी वजह एक रवादारी ही थी। तो उससे क्या हुआ, एक एफ़िशिएंट सिस्टम जो है वो वजूद में आया। मुख्तलिफ़ जो भी उस दौर के महकमे हैं, हमने पहले पार्ट में उसका ज़िक्र किया, तो एक एफ़िशिएंट सिस्टम था। और तीसरा उसके अंदर मुईशियत को मुसलमानों ने आज़ाद छोड़ा इल्म की तरह, क्योंकि मुईशियत ने बहुत सारे वसाइल मुहैया किए, और ये वसाइल फिर ख़र्च हुए इल्मी तरक्की पर, सियासी मुहिम्मात के ऊपर भी, लोगों पर भी। तो रेवेन्यू जनरेशन जो है उसके लिए एक अच्छा निज़ाम, क्योंकि रवादारी थी, तो मुसलमानों ने ये नहीं किया कि सिर्फ़ एक
तबका जो था, जिसे हम कहते हैं, इस जिस तरह हमारे यहाँ आज भी कल्चर पाया जाता है रूलिंग एलीट का, तो ऐसा नहीं था। इसके अंदर नए लोग आ सकते थे, अपनी जगह बना सकते थे। तो इस तरीके से मुईशत में भी नित नए तजर्बात होते रहे, और जो इल्मी तरक्की की बुनियाद पर जो भी मुईशत को फ़रोग़ मिलता रहा, ईजादात होती रहीं, वो भी जज़ब होती रहीं एक मुआशी निज़ाम के अंदर। चौथा, आज़ाद इल्मी फ़िज़ा, क्योंकि इल्म को तरक्की के लिए और क्रिएटिविटी, तख्लीकी सलाहियतों के आज़ाद माहौल की ज़रूरत होती है। जैसे मैंने कहा, मुस्लिम स्पेन में क्योंकि एक आज़ादाना माहौल इसलिए बन चुका था क्योंकि मुसलमानों ने ये रियलाइज़ कर लिया था कि वो अक़लियत में हैं और उन्हें सबको साथ लेकर चलना है, और उनकी तरह यहूदी जो हैं वो भी वहाँ अक़लियत में थे और उनसे पहले से आबाद थे। तो इनके दरमियान एक समझौता हो गया, तो जो मुकामी लोग थे स्पेन के, उनके साथ भी इनका एक अच्छा एक पैचअप हुआ, तो वहाँ पर एक रवादारी का माहौल बन गया। तो ये 4 बड़े एलिमेंट हैं। तो उसके बाद अब अगला पार्ट है, उसके बाद हम जिक्र करेंगे 1258 से लेकर 20वीं सदी तक मुसलमानों के अंदर जो तहरीक चली। बुनियादी तौर पर सियासी हवाले से मुसलमान बड़ी सल्तनतें कायम की, लेकिन इल्मी लिहाज से कोई बहुत बड़ी शख्सियत पैदा नहीं कर सके। उसकी एक वजूहात में से जो मैंने अभी बताया, इमाम इब्न रुश्द और इमाम अबू हामिद अल गज़ाली के दरमियान जो नज़रियाती क्लैश था, अहया उलूमुद्दीन के बाद जो मदारिस थे उनके अंदर निसाब जो था वो तो सिर्फ दीनी उलूम रह गया और अक़ली उलूम ख़त्म हो गए। तो जो ब्यूरोक्रेसी थी, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो लोग आए वो मजहबी तालीम रखने वाले या उसी बैकग्राउंड के थे, या तारीख़ और थोड़ा बहुत कोई फ़लसफ़े का अपने तौर पर किसी ने कुछ हासिल किया हो, साइंस का, तो वो उसकी अपनी काविशी सिस्टम के अंदर उसकी जगह नहीं थी। अलबत्ता जोग्राफ़िया, इल्म रियाज़ी, इनकी सिलेबस के अंदर गुंजाइश थी। तो उससे क्या हुआ, जब अक़ली उलूम नहीं हुए तो वो जिद्दत पसंदी के साथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का साथ नहीं दे सके। तो ये 4 एलिमेंट्स जो हैं, इनको साथ मिलाकर ही एक कॉम्बिनेशन बनता है। ये कॉम्बिनेशन जब टूट गया, मुसलमानों ने सियासी तौर पर तो बड़ी बड़ी सल्तनतें कायम की, जब मॉडर्न यूरोप से उनका मुकाबला हुआ तो वो ढेर हो गए। तो ये मुसलमानों के अरूज और ज़वाल की वजूहात हैं। ये एनालिसिस है जो एसेंस है अब तक का। उसके बाद हम जो 1258 से लेकर 20वीं सदी तक मुसलमानों जो तहरीकें नाकाम क्यों हुई और मुसलमान जिद्दत पसंदी में कामयाब क्यों नहीं हो सके, ऐसा ही उसका एनालिसिस भी अगले पार्ट के एंड में देंगे। तो यहाँ पर हम 3rd पार्ट का जो है इख्तिताम करते हैं, और आप इसको शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने कमेंट्स भी दीजिएगा, और उसके हवाले से बहुत कुछ गलत कोट हो सकता है, कई दफ़ा गलत फहमी की बुनियाद पर भी। तो अगर कोई गलती हो गई हो तो उसको भी आप मेंशन कीजिएगा अपने कमेंट्स में, ताकि हम उसको मज़ीद बेहतर कर सकें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट के साथ हिस्ट्री सीरीज़ की जो है मुस्लिम हिस्ट्री एंड सिविलाइजेशन के चौथे हिस्से के साथ जल्द ही मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।